हेलो दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास सब्जेक्ट। तो इतिहास क्या होता है और इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, वो बांट कर रखा है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर रखा है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का, उसमें से कौन सा इतिहास हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जब हम 6 क्लास का पढ़ेंगे। तो उसमें आपको मेनली जो है वह प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है वह क्लास 6 में आपको दिया गया है और मध्यकालीन इतिहास जो है वह क्लास 7 में दिया हुआ है और आधुनिक इतिहास जो है वो आपको 8 क्लास में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये ऐसे क्यों बांटा गया है तो देखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास जो है वह पिछली घटनाओं का अध्ययन है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, पिछली घटनाओं का जितना भी अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास पीछे की घटना है, इसका मतलब न कहीं से कहीं आपको घटना हुआ होगा कि किसी न किसी साल से। तो वही जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो आपको 1 लाख से 1 लाख से या लाखों वर्ष पहले से शुरू हुआ होगा। तो लाख वर्ष से आपको शुरू होता है और आपको 1947 तक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, भारत के इतिहास जो है वह क्या है, 1 लाख से आपको 1947 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। तो इसको इसको इतिहास का घटना इस पढ़ते हैं और इतना ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि इसी को आपको 3 भाग में बांटा गया है। इसी को क्या कितना भाग में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये प्राचीन इतिहास जो है वह वो कब से कब तक चलता है। तो आपको प्राचीन जो इतिहास है वह 1 लाख से मतलब शुरू से लिखिए, क्या है, शुरू से जब इतिहास शुरू होता है तो शुरू से आपको 720 एडी तक चलता है। 720 एडी तक चलता है। अब एडी और बीसी हम आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये शुरू से और 720 एडी तक आपको क्या चलता है, प्राचीन इतिहास चलता है। उसके बाद 720 एडी से 1707 एडी तक, ये सब किस में है, एडी में है। तो 720 एडी से 1720 एडी तक आपको क्या चलता है, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद आधुनिक इतिहास जो है वह 1707 से, मेनली 1757 होता है, मेनली क्या होता है 1757। लेकिन जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 1707 से आपको बताया जाता है, क्योंकि मुगल काल का जो है वह वहाँ से कमज़ोर पड़ने लगता है। 1707 से जब मुगल काल जो है उत्तर मुगल काल चलता है तो वहाँ से मुगल काल क्या हो गया, कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आधुनिक इतिहास वहाँ से हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो 1707 से 1947 तक, 1707 से 1947 एडी तक, 47 कहाँ तक, एडी तक आपको चलता है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको इसी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्लास 6 का पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 का पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 का पढ़ेंगे। तो क्लास 6 का शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू हो गया। देखिए, क्लास 6 का एनसीईआरटी का जब हम लोग बुक खोलेंगे तो उसमें आपको अध्याय 1 दिखेगा। अध्याय 1 में आपको दिया हुआ है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो कह रहा है कि इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताए हैं कि इतिहास जो है वो 3 भाग में था, प्राचीन। तो 6 क्लास में क्या था, प्राचीन इतिहास था। तो प्राचीन इतिहास में कौन से घटना के बारे में पढ़ना है, कब कब वो घटना हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस एनसीईआरटी बुक का उद्देश्य होता है इंटरेस्टिंग बनाना। एनसीईआरटी के जब आप बुक आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें आपको इंटरेस्ट जगेगा कि कैसे आप
अम, कैसे आप कोई घटना को जो बारे में पढ़ते हैं तो उसको आपको एक कहानी के तौर पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ने वाला होता है, आप पढ़ सकते हो। जब पढ़ोगे तो आपको आपके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी का जो एनसीईआरटी है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए भी। बच्चों में क्या है, रुचि बना रहता है। चलिए चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो रसीदा का सवाल क्या है, रसीदा का सवाल ये रुचि बनाने के लिए आपको दिया जाता है। तो देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा क्या कर रही थी, बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। देखिए यहाँ से गौर से देखिएगा, 100 साल पहले। अचानक अखबार में वो क्या देखती है, 100 साल पहले। तो इस 100 साल पहले उसके मन में सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों क्या हुआ है, कि 100 साल पहले कैसे जान सकते, जैसे कि हमारा जन्म हुआ है। रसीदा सोच रही है कि हमारा जन्म जो आज है, आज 10 साल पहले हुआ होगा मेरा जन्म, चाहिए 8 साल 10 साल पहले हुआ होगा। तो क्या 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं? तो अखबार में ऐसा कौन सा घटना जो दिया हुआ है वो 100 साल पहले है। ठीक है, तो ये देख कर वो चौंक जाती है। तो वही अब कैसे जानना है, उसके मन में सवाल आ गया। तो अब देखते हैं कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए। तो देखिए, वही जो जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 साल पहले कैसे जान सकता है कोई, वो रसीदा के मन में सवाल आया। तो यहाँ से बच्चे के मन में भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ देखिए, कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था का मतलब क्या है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, चाहे 50 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकता है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो, फिर साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसकी स्मृति हो। जैसे कि कह रहा है कि आप रेडियो में इतिहास की घटना के बारे में सुनते होइएगा, टीवी में आप बहुत सारे इतिहास के चैनल पे आप इतिहास के बारे में सुने होइएगा। फिर अखबार जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी। साथ ही जब 100 साल कम साल पहले की, जैसे कि 10 साल 20 साल या 50 साल पहले की बात करें, 50 साल की बात करें, तो आप वैसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस उस 50 साल पहले जो है ना वो व्यक्ति जीवित था और उस घटना को वो अपने आंखों से देखा हुआ है, उससे सुना हुआ है। तो उस समय उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को वो याद होगा। तो ये जो याद रहेगा उस व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ है यह कैसे जाना जाए, मतलब कुछ सालों पहले तो ये हो गया, 50 साल 100 साल पहले क्या होता, लेकिन बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास, प्राचीन इतिहास कब से शुरू हुआ है, लाखों साल पहले, मतलब बहुत सालों से। तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है आगे। देखिए, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। देखिए, तो क्या जानेंगे, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं, जैसे कि अभी 50 साल पहले हमारा क्या था, जिस प्रकार का भोजन आज खाते हैं, हम लोग करते हैं, जिस प्रकार का कपड़ा आज हम पहनते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं 50 साल 100 साल पहले कुछ न कुछ खाना अलग खाते हुए होंगे, या कपड़ा दूसरे तरह के तरीके का पहनते होंगे, उसका कपड़ा अलग होगा। तो वह उसी प्रकार से जब हम लोग लाख साल पहले जीवित रहा होगा, जीव जो रहा होगा, उस जीव ने किस प्रकार के खाना खाया होगा, वही जानना है। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, वो कैसे खाना खाता था, कैसे कपड़ा पहनता था, किस तरह के घरों में रहते थे, मतलब घर उसका कैसा था। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो खाना कैसे खाता था, क्या खाता था, कपड़ा कैसे पहनता था, किस तरह के कपड़ा पहनते था, किस तरह के घरों में रहता था, शिकारियों का जीवन कैसा था, पशुपालक कौन कौन से जानवर को हम लोग पालते थे, किसान को
कि जीवन कैसा था, किस प्रकार का खेती करता था, किस अनाज का खेती करता था। शासक के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा शासक था, कैसे था, वो किस प्रकार का शासन चलाता था। और व्यापारियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह का व्यापार कहाँ से कहाँ कैसे करता था। तो यही सब के बारे में, संगीतकार के बारे में, कलाकार के बारे में, या कोई वैज्ञानिक के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। हम ये भी जब अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे तो बच्चे के खेल के बारे में भी जानेंगे। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सी कहानी उस समय चलते थे। जैसे कि आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि घरों में दादा दादी चाहे या नाना नानी जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को बैठा कर या सोते वक्त आपको कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसी प्रकार उस समय जो है वह बच्चे कौन से कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाया करते थे। जैसे आजकल हम लोग अलग अलग तरह का गीत गाते हैं। 15 अगस्त में आपको अलग गीत गाते हैं, अलग अलग मतलब आप कहिए तो पूजा पाठ या जो भी होगा अलग अलग तरह के जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उस तरह का अलग अलग क्या होता है, गीत होता है। जैसे कि आपको दुर्गा पूजा में अलग गीत होता है, ठीक है, छठ का अलग गीत होता है। तो सभी पर्व क्या है, जो आपको पर्व के आधार पर आपको गीत बनाएंगे, तो उस तरह के गीत, तो वहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि वो किस तरह के अतीत के बारे में जानेंगे। तो अब क्या है, लोग कहाँ रहते थे। अब हम लोग इसका शुरू करेंगे कि कैसे कैसे जानते हैं, क्या क्या जानते थे। तो घर के बारे में हम लोग जानते थे, तो वही अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो लोग जो है कहाँ रहते थे इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2, जब हम लोग अगले पेज में जाएंगे तो वहाँ पर एक मानचित्र दिखेगा। आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या होता है, संग्राहक का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग लाख वर्ष पहले जाएंगे तो हम लोग क्या थे, आदि मानव की तरह थे। क्या थे हम लोग, आदि मानव थे, आदि मानव थे। ठीक है, तो जब हम लोग आदि मानव थे तो जंगलों में रहा करते थे, और जंगल में रहकर क्या करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, या किसी वृक्ष से फल मिले, पेड़ पौधे से हमको फल मिलते थे, या उसके पत्तियों को कितना पत्ती को खाते थे, या किसी कितने के जड़ों को, पेड़ पौधों के जड़ों को खाते थे। तो ये जो हम लोग खाते थे, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ जड़ों, फलों या जंगलों के कोई भी उत्पाद हो, जैसे फल हो तो उसको, या क्या करते थे, शिकार करके खाते थे। क्या करते थे, शिकार करके। तो हम लोग क्या करते थे, आदि मानव थे तो हम लोग जानवरों को मार मार कर खाते थे। तो वहां से भोजन का इकट्ठा करते थे, खाते थे, बस यही हमारा जीवन था, जानवरों की तरह। जिस तरह आजकल जानवरों का जीवन है उसी तरह हमारा पहले हम लोगों का जीवन था, जो सिर्फ भोजन के लिए हम लोग क्या करते थे, अपना भोजन मतलब संग्रह करते थे, शिकार करके अपना लाते थे और खाते थे। अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, संग्रहण करते थे। क्या करते थे, संग्रहण। तो उसी को कहता है कुशल संग्राहक। मतलब वहाँ पर जो आरंभिक लोग रहा करते थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास के जितने भी विशाल थे जंगल, सब उस सभी जंगल के बारे में परिचित था कि कैसे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कैसे छुपने वाला व्यवस्था है, कैसे हम लोग शिकार कर सकते हैं, उस सब से पूरा अच्छे से परिचित थे। और वहाँ पर भोजन से फलों मतलब भोजन के लिए वो क्या करता था, जड़ को खाता था या फलों को खाता था, या जंगल के अन्य उत्पादों को, जंगल के अन्य उत्पाद में वो हम लोग शिकार भी करके खाते थे। ठीक है, तो वे जंगल आखेट भी करते थे। मतलब शिकार जो करते थे तो उसको आखेट शब्द भी कहा जाता है। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। चलिए, तो इसको पता कर लिए। और एक शब्द आएगा आखेटक। एक शब्द क्या आएगा आपको, आखेटक। तो आखेटक का मतलब होता है शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारी। आखेटक। तो आखेटक का मतलब शिकारी, और आखेट का मतलब क्या हो जाएगा, इतना जब रहेगा आखेट तो उसको शिकार। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष से पहले गेहूं जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। करा है कि जब हम लोग सुलेमान किर्थर पहाड़ी को मैप में देखेंगे तो वहाँ से हम लोग पता करेंगे। सुलेमान किर्थर की पहाड़ी है, उसमें जो है वहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी रहते थे वो क्या किए, सबसे पहले किसका फसल उगाना शुरू किए थे, गेहूं और जौ का। तो आरंभिक फसल कौन सा हो जाएगा, कोई पूछेगा कि आरंभिक फसल कौन सा है, तो गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल और पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। मतलब जब हम लोग कृषि करना शुरू किए तो हम लोगों को पालतू जानवर बनाना पड़ेगा। तो वह सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ता को पालने लगा। फिर उसके बाद भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ। तो सबसे पहले में पूछा जाए कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू जानवर बनाया, तो कुत्ता को। और उसके बाद भेड़ बकरी सब गाय बैल जो भी है वो बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के, तो जब हम लोग विंध्य पहाड़ी को देखेंगे तो विंध्य के पहाड़ी के उत्तर में और गारो उत्तर पूर्व का जो गारो है, गारो की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी, उसको उस क्षेत्र में, उसके उत्तर वाले क्षेत्र में आप जब देखोगे तो वहां पर क्या था, लोग रहते थे। तो जब लोग रहते थे तो वहां पर क्या है, किसका खेती उगाना शुरू किया, चावल का खेती किया। ठीक है। तो उस अब हम लोग जो देखे हैं वो क्या, तीन चीज का यहाँ जिक्र किया हुआ है। पहला कि गेहूं जौ का कृषि में, गेहूं जौ का कहाँ पर खेती शुरू हुआ। ठीक है। तो सुलेमान किर्थर पहाड़ी पर, सुलेमान किर्थर पहाड़ी पे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पर आपको चावल का खेती किया गया। और एक इससे पहले हम लोग देखे थे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में आरंभिक लोग रहा करते थे जो अपने आदि मानव की तरह रहते थे। तो सबसे पहले जो आरंभिक लोग हैं वह कहाँ पर रहना शुरू किए थे। देखिए अब यह हो गया हमारा मैप। इस मैप में हम लोग देखेंगे, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी के आसपास आरंभिक लोग रहा करते थे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपको दूसरा चीज था कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ी, किर्थर यहाँ है और सुलेमान यहाँ है। तो इधर वाले को सुलेमान और इधर वाले को किर्थर। तो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी में आपको गेहूं और जौ का खेती प्रारंभ शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग विंध्यन का पहाड़ी, देखिए विंध्य पहाड़ी कह रहा था कि क्या, भारत के मध्य का, क्या है, भारत के मध्य का और उत्तर पूर्व। तो इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व स्टेट। भारत में जो ये स्टेट है, इधर 8 स्टेट है, सिक्किम हो गया, इधर मेघालय मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट है वो सब क्या है, मध्य पूर्व स्टेट कहा जाता है, उत्तर पूर्व स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व राज्य। ठीक है। तो इसी उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां यहाँ मेघालय में देखा जाता है। ठीक है। तो गारो के पहाड़ियों में और विंध्य के पहाड़ियों में कहा रहा है कि यहाँ पर इसके उत्तर में, विंध्य की पहाड़ी के उत्तर में और गारो के पहाड़ी के आसपास उत्तर में, ठीक है, आपको क्या देखने को मिला है, चावल की खेती। तो ये 3 जानकारी जो है, 3 फैक्ट्स जो है आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखें और भी चीज़ इस मैप में आपको याद करना चाहिए जो आपको आगे चल के काम देगा। तो आप इस मैप को अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंधु नदी। यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वह एक मेन नदी है जो भारत में आपको बहती है। ठीक है। देखिए ऐसे करके आपको सिंधु नदी क्या कहती है, आती है और पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर यहाँ पर क्या है,
आपको अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है वह मेन नदी है। एक है आपको यहाँ देखने को मिलेगा गंगा नदी, गंगा नदी, ये आपको क्या दिख रहा है, गंगा नदी। और गंगा नदी यहाँ पर बांग्लादेश से जाकर यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, यहीं से आपको निकलता है और यहाँ पर आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलेगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है और यही जाकर फिर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये 3 नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिण में चले तो दक्षिण में आपको एक ये नदी याद रखना है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी आपको इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। फिर यहाँ से एक नदी है कावेरी, कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। ये भी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो गया। और ये तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा में जाकर मिलती है। तुंगभद्रा नदी जो पूछा जाएगा वो किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। जो नदी, जिस नदी का जो अंत है वो किसी दूसरे में होता है उसको सहायक नदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वह जाकर ऐसे जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। फिर चंबल नदी भी है यहाँ पर, तो चंबल नदी भी कहाँ जाती है, यमुना में। तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक है और यमुना जो है वो गंगा की सहायक है। तो गंगा की सहायक में ही दोनों आ जाएगा, चंबल नदी भी और यमुना नदी भी और चंबल नदी भी। ये दोनों नदी किसकी सहायक है, गंगा की। और गंगा की एक और नदी यहाँ पर दिया हुआ है, सोन नदी। कौन सा नदी दिया हुआ है, सोन नदी, जो बिहार में जाकर आपको मिल जाती है गंगा में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक नर्मदा नदी। ये 2 नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक नर्मदा नदी, अभी हम देखे थे कि नर्मदा नदी के किनारे ही सबसे आरंभिक लोग रहा करते थे। ठीक है, एक और यहाँ पर है, उसके समानांतर चलती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों जो है वह एक दूसरे के समानांतर चलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आपको जो अरब सागर में गिरती है वह भारत से जो भी 2 नदी, वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। देखिएगा तो आप इधर कोई नदी और नहीं गिरेगी, आपको यही 2 नदी है जो अरब सागर में इधर से गिरती है। उसके बाद जितना भी नदी है, यहाँ महानदी है, तो ये महानदी भी क्या है, आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल के। अरब सागर में सिर्फ 2 नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेल्टा भी नहीं बनाती। ये क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी सब डेल्टा बनाती है, जैसे कि गंगा नदी हो गई, तो ये सब डेल्टा बनाती है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी, याद रखिएगा। अब एस्चुरी क्या होता है आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया जाएगा। एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद ये सभी नदी आप देखकर अपने मैप के थ्रू आप अपने माइंड में याद करके रखिएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक होगा झेलम नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी। ठीक है, तो ये 5 नदी जो है वह सिंधु की प्रसिद्ध सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी में आपको प्रसिद्ध नदी झेलम आ जाएगा, चेनाब आ गया, रावी, सतलुज और ब्यास। इतना आपको क्या है, मैप में आपको याद रखना है, जो आगे चल के काम दे सकता है और देता भी है आपको हमेशा। ज्योग्राफी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको हमेशा ये याद होना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो आपको मैप के थ्रू समझना इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी का जितने भी डिटेल से आपको समझना है तो इस चैनल पे आप आकर समझ सकते हैं। और आज से शुरू हो चुका है 6 का एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ख़त्म होगा, फिर और भी सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो जो होगा आपको तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद।